कि मिलन का एक बहाना चाहता हूँ, तेरे ख्वाबों में आना चाहता हूँ, वाह यही ख्वाहिश है मैं पल्लू में तेरे घड़ी अपनी फंसाना चाहता हूँ। वाह। एवरी पर्सन इज अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स इवेंट्स। बहुत सारी या चीजें मिलकर किसी भी इंसान को शेप करती हैं, और जब हम सतही लेवल पर, सरफेस लेवल पर किसी इंसान को समझने की कोशिश करते हैं, उससे बात करके या थोड़ी उसके एक आध अशार सुनकर, तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या क्या कहना चाहता है। जैसे कि अगर हम इसी शेर की बात करें, और किसी भी अच्छे शेर की, मुझे लगता है एक रिक्वायरमेंट ये है कि वो जितनी बार इंसान उसे सुने या पढ़े, उसके अलग अलग मानी निकल कर आए। गजल के अंदर जो ताल है, जो मीटर है, जो रिदम है, वो शब्दों की ताल है। तो यहाँ जो ताल है वो भी कहीं ना कहीं उससे रिलेट करती है। वो टाइम सिग्नेचर की ताल है, चाहे वो रैप हो या इवन म्यूजिक में भी, सिंगिंग में भी। जो मैं नहीं मेरे जैसा बहुत ज़रूरी है, जो मैं नहीं मेरे जैसा बहुत ज़रूरी है, चिराग एक तो होना बहुत ज़रूरी है। गमों को बेच रहा हूँ मैं इसलिए शायद, कहा था बाप ने पैसा बहुत ज़रूरी है। वाह धुएं ने भींच दी चीखें, तभी पता ये चला कि घर में एक दरीचा बहुत ज़रूरी है। वाह वाह। क्षितिज, ये कब लिखी? मैंने नहीं लिखी है ये। अगेन ये हमारे जयपुर के एक नौजवान शायर हैं, उनकी लिखी हुई है, और आज उन्हीं से हम बात करेंगे। ये एक शायर, जब मैं इन्हें पढ़ रहा था तो मुझे एक बहुत वैरायटी दिखी इनके काम में। जैसे लाइक एक होता है ना कि एक इनकी मैं गज़ल पढ़ रहा था जिसमें एक, जैसे एक स्कूल का बच्चा या मतलब स्कूल का कॉलेज का लड़का है, वो लिख रहा है कि मिलन का एक बहाना चाहता हूँ, तेरे ख्वाबों में आना चाहता हूँ, वाह यही ख्वाहिश है मैं पल्लू में तेरे घड़ी अपनी फंसाना चाहता हूँ। वाह। राइट। सो जबरदस्त। और जब ये गरीबी पर लिखते हैं तो वो कहते हैं कि ये उनकी गरीबी पर थी कि आज आखिरी दफ़ा था पानी से पेट भरना, आज आखिरी दफ़ा था पानी से पेट भरना, बच्चों ने आज जाकर घर में अनाज देखा। वाह राइट। आप वैरायटी देखो। राइट। एक पॉलिटिकल एंगल भी, इनकी एक और शेर था जिसके अंदर बहुत एक पॉलिटिकल एंगल भी लिया था इन्होंने, कि जो संसद होता है आपकी पार्लियामेंट, तो संसदों में है कमाते 100 करोड़ रोज़ के, जो संसदों में है कमाते 100 करोड़ रोज़ के, उन्हें पता नहीं गरीब के बुरे हैं दिन बहुत। वाह राइट। तो ये वैरायटी कितनी है। और आई थिंक जब मैं इनके बारे में रिसर्च कर रहा था तो ये एक थिएटर आर्टिस्ट रह चुके हैं, एक शायर हैं, लिरिसिस्ट है, और ये एक अपना एक पोइट्री स्कूल भी चलाते हैं, अच्छा। इक्तबास के नाम से। I have never heard of a poetry school. मी नीदर बिफोर दिस। Can you tell me more about it? Well, why won't we ask him? Why should Sure. like Who is this? his name is Aman Pathan. He is our first guest of season 2 Kavinama. Welcome Aman bhai, welcome to the show. थैंक यू सिद्धेश। Welcome थैंक to यू, the podcast, नाइस टू Aman बी bhai. हियर। Yeah, thank you. And आपके स्कूल के बारे में तो हम बात करेंगे, बट मेरा पहले आपसे एक सवाल है। राइट। जब मैं आपका एक गज़ल में पढ़ रहा था जिससे मैंने शुरुआत की है आज, उस गज़ल में आपका एक शेर था जो मुझे बहुत अच्छा भी लगा, और उसके अंदर बहुत ही डायमेंशंस अलग अलग निकल के आ रही थी, तो मैं वो एक बार पढ़ना चाहता हूँ और आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाउ डू यू सी इट एज अ पोएट। लाइक जब आपने लिखा तो क्या मेरा जो वो पकड़ है उसकी सही है कि नहीं। तो वो शेर है कि वो शेर हूँ मैं जो खुलता नहीं है जल्दी से, वो शेर हूँ मैं जो खुलता नहीं है जल्दी से, मेरे तरह मुझे सुनना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें दो एंगल हैं। अब दो अलग अलग अगर मिसरे को देखें हम, कि वो शेर हूँ मैं जो खुलता नहीं है जल्दी से, अब इससे मुझे याद आता है कि निदा फाजली का एक शेर था कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो अब कई बार देखना। या तो क्या ये उस मल्टी डायमेंशन उसकी बात कर रहा है। और दूसरा मेरा सवाल है इसी के अंदर कि मेरी तरह मुझे सुनना बहुत ज़रूरी है। तो आपने अपने आप को पहले एक शेर बुलाया है और आप कह रहे हैं कि मेरी तरह मुझे सुनना बहुत ज़रूरी है। अब हमने शेर लिखने का तरीका देखा है कि उसको लिखना होता है, उसकी मीटरिंग होती है, उसकी अपनी बहर होती है या काफ़िया होता है, जो भी है। सुनना बहुत, तो सुनने का भी कुछ तरीका है क्या शेर को?
ये बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले अगर इसके पहले मिसरे पर हम बात करें जी। तो मुझे लगता है, जैसे निदा फाजली ने साहब ने बहुत खूब कहा है, हर एक आदमी में होते हैं कई आदमी। तो एवरी पर्सन इज अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स इवेंट्स। बहुत सारी या चीजें मिलकर किसी भी इंसान को शेप करती हैं, और जब हम सतही लेवल पर, सरफेस लेवल पर किसी इंसान को समझने की कोशिश करते हैं, उससे बात करके या थोड़ी उसके एक आध अशार सुनकर, तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि वो क्या क्या कहना चाहता है। जैसे कि अगर हम इसी शेर की बात करें, दूसरे मिसरे की तरफ बढ़े, जैसे आपने जी। पूछा कि सुनने का सही तरीका क्या होता है। आजकल लोग, हम सभी, मैं आप, ज्यादातर लोग जो किसी भी तरह शायरी की सिर्फ से जुड़े हुए हैं या इन जनरल पोइट्री से जुड़े हुए हैं, वो सुनना भूल गए हैं। जी। हर इंसान कहना चाहता है, लिखना चाहता है, लेकिन लोगों को सुनने का सब्र भी कहीं ना कहीं खत्म सा हो चला है। और जो वो एक तौफीक या एक तरीका हुआ करता था, जो प्रॉपरली कह लीजिए मुशायरों में, नशिस्तों में हुआ करता था, या कवि जी। सम्मेलनों में हुआ करता था, वो कहीं ना कहीं गुम होता हुआ सा दिखाई देता है आज। जी। जब कोई भी शायर अपने दिल के जज्बात उसे टेक्निकलिटीज में बांध कर एक शेर की या गजल की शक्ल में पिरो कर आपके सामने लेकर आता है, तो बहुत जरूरी है ये भी समझना कि वो सरफेस लेवल पर उस शेर का क्या मीनिंग निकल रहा है, और दूसरा वो किस तरह से रिलेट करता है शायर के पर्सनल लाइफ के साथ, उसके निजी जीवन के साथ। तो कहीं ना कहीं इस शेर के अंदर बात की जा रही है कि मिसअंडरस्टैंड जो कर या लेते हैं लोग, सिर्फ थोड़ा बहुत सुनकर या थोड़ा बहुत समझकर, पढ़कर किसी को। तो अंदर तक पहुंचने के लिए, किसी के दिल में क्या बात है उस तक पहुंचने के लिए बहुत गौर से, बहुत ध्यान से सुनना बहुत जरूरी है। यही ऐसा कुछ मैंने कहा था इसमें। आई परफेक्ट। थिंक पोइट्री में भी और जनरली भी लोगों की सुनने की कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई है या आजकल। ये आई तो है। थिंक आई थिंक अ लॉट ऑफ द प्रॉब्लम्स इज आर बिकॉज सुनने की कैपेसिटी। या आई थिंक सो। जब सामने वाला आपको कुछ बात कर रहा है या बता रहा है तो आई मीन सुनना, उसे उस पर गौर देना। एंड शेर व शायरी के पर्सपेक्टिव से भी आई थिंक मुझे कई बार लगता है कि शेर जब हम सुनते भी हैं, पहली बार सुनते हैं तो उसका कुछ और मतलब है, लेकिन जब आप उसे बार बार पढ़ो या बार बार सुनो या और सब, तो उसके और मतलब खुल के आते हैं सामने, राइट? तो आई थिंक देर इज़ समथिंग टू बी सेड अबाउट दैट एज वेल, कि उससे आपकी एक सुनना एंड देन उसे बार बार पढ़ना भी, वो शेर को आपके सामने अपना लाइक धीरे धीरे शेर अपने आपको खुलता है। जैसे आपने कहा ना कि वो शेर हूँ मैं जो खुलता नहीं जल्दी से, तो वो धीरे धीरे खुलता है, राइट, ओवर टाइम आप पर। या जब आप शेर लिखते हो तो आपको भी उसके बाद डिफरेंट मीनिंग्स उसके समझ आते हैं, या तो सारे जो मीनिंग्स होते हैं वो आप लिखने में ही लिख देते हो, मतलब यू नो। ऑनेस्ट आंसर दूं तो हमेशा ऐसा नहीं होता है। कई बार मैं जब लिख रहा होता हूँ तो एक स्पेसिफिक मीनिंग, एक स्पेसिफिक वाक्य को लेकर मैंने वो शेर गढ़ा होता है। पर हमसे बड़े लोग कह गए हैं कि शेर शायर का नहीं होता है, शेर सुनने वालों का होता है। वाह। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ लिखा है किसी स्पेसिफिक मौजू को सोचकर, किसी अलग कैफियत में, लेकिन सुनने वाले उसको अपनी पर्सनल लाइफ में जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे होते हैं उससे कहीं ना कहीं रिलेट कर लेता है, एकदम अलग सिनेरियो में। तो उस शेर को अगर वो उस पॉइंट पे भी फिट हो जाता है तो उसके एक से ज्यादा मानी खोल कर आ जाते हैं। और किसी भी अच्छे शेर की मुझे लगता है एक रिक्वायरमेंट ये है कि वो जितनी बार इंसान उसे सुने या पढ़े, उसके अलग अलग मानी निकल कर आए, और उसे ऐसा फील हो कि हाँ, ये तो इस मानी में भी खुल रहा है, इस शेर में तो ये बात भी की जा रही है जो मैंने पिछली बार शायद मुझसे मिस हो गई थी सुनने में। इसमें इसमें जो आपने लिखा है वो शेर हूँ मैं, तो इसमें वो वाला शेर भी आ सकता है कि वो शेर बब्बर शेर, या नहीं? ये उस पे खुलता है कि नहीं खुलता है? जी जी बिल्कुल, ये बब्बर शेर पर, चीते भालू सभी पर खुल सकता है। और इंटरेस्टिंग। नाइस। नहीं, सुनने वाले पे है ना, तो बेशक बेशक। और इसमें नहीं, मैंने तो ऐसे ही पढ़ा ना कि आप एक शेर हो, यू नो। हम्म, अब आप बोलोगे सुनने वाला ही ऐसा है तो क्या? मुझे ये शेर चीते की कॉन्वो से वो गोरिल्ला वर्सेस हंटेड मैन वाला सिनेरियो गॉट जो यू। या बहुत चल रहा है वो याद या आ गया। या
तो आपको अच्छा क्या जी। लगता है गोरिल्ला वर्सेस 100 मैन कौन जीतेगा? Well, I think it depends on the kind of man the gorilla is fighting. ओह तो अगर वो उस तरह के लोग हैं जो पहले जंग में अपने सर पे कफन बांध के जाया करते थे, तो आई थिंक वी हैव अ प्रिटी गुड चांस ऑफ बीटिंग द गोरिल्ला, बिकॉज इट्स नॉट किंग कॉन्ग, इट्स नॉट अनस्टॉपेबल फाइटिंग मशीन जैसा या कई एआई साइट्स उसको पोर्ट्रे करती हैं. या It's still an animal, or human beings have pretty much conquered all the animals. I mean, provided we have had all that weapons and all, but bare handed man is there one of the या best. या आई थिंक दैट मेक सेंस. साइबर वॉरफेयर में शायद हम हार जाएंगे लेकिन उससे. हाँ, no doubt. Anyway, we're moving Alright, into a different we're- conversation. Alright, तो मेरा एक्चुअली आपसे सवाल ये भी है कि आप जैसे शायर हैं, एंड सो व्हेन डिड यू डिसाइड टू बी अ पोएट? वाज इट अ डे और हैव यू बीन राइटिंग फॉर लॉन्ग, एंड उसकी समझ आपको कहाँ से कैसे आई? हम्म. um, थोड़ा सा क्लीशे हो जाएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं शायरी आपको चुनती है एक पॉइंट पर आकर. जब शायरी से राब्ता तो मेरा काफी वक्त से रहा, पहले मैं सुना करता था, उर्दू भी कहीं ना कहीं घर में बोली जाती ही थी, तो थोड़ा बहुत मुझे सुनने का शौक था. पापा पहले गजलें सुना करते थे जब मैं बहुत छोटा था, तो कहीं ना कहीं गजलों से एक रब्त तो था. फिर सुनने के साथ मैंने और जगह पढ़ना शुरू किया, और सबसे पहले नए शायरों को पढ़ा बनिस्बत मीर गालिब के, जो बाकी नए शायर हैं 19वीं सदी के, उनको पढ़ा. और फिर धीरे धीरे क्लासिकल शायरों की तरफ गया. उसके बाद शायरी के जो बेसिक्स होते हैं, जो इल्म अरूज होता है, उसकी तरफ मेरा झुकाव हुआ. मेरे साथ हमेशा से ऐसा ही था कि मैं किसी भी आर्ट फील्ड से, किसी भी सिंफ से जब जुड़ता हूँ, तो आई नीड इट टू बी टेक्निकली परफेक्ट. तो मैंने उसकी थोड़ी सी डीप एनालिसिस करा, समझा चीज़ों को, हाउ डज इट वर्क. और फिर उसके साथ मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ती चली गई. जितना ज़्यादा पढ़ा उतना ही ज़्यादा डीप चलते चले गए शायरी की दुनिया में, और अब निकलना नामुमकिन सा लग रहा है उस मुकाम तक. ये जो टेक्निकली जो आपने इसको सीखा पढ़ा, ये कहाँ, हाउ डिड यू एक्सेस दैट, कहाँ से सीखा ये? कोई स्कूल गए, फॉर्मल एजुकेशन ली? मैनी मैनी प्लेसेस. नहीं, मैंने कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं ली, कोई स्पेसिफिक किसी स्कूल से, यूनिवर्सिटी से गज़ल का कोई कोर्स नहीं किया. मेरे उस्ताद थे, हैं, अल्लाह उनको बख्शे, और जयपुर में ही मेरे दो उस्ताद हैं. सबसे शुरुआती कई सालों पहले से मैं उनके साथ रब्त मैंने कायम किया, जब मुझे स्टार्टिंग डेज में टेक्निकलिटीज समझनी थी, अरूज को थोड़ा और डीप से जानना था, मौजू समझने थे, शेरियत में क्या क्या चीज़ें आती हैं वगैरह. अपने लेवल पर अलग अलग जगह स्टडी की, जितना ज़्यादा हो सकता था. हर तरफ अलग अलग किताबें पढ़ी, उर्दू रस्मुल ख़त में पढ़ी, हिंदी में पढ़ी, इंग्लिश में पढ़ी. जहाँ जहाँ जितने सोर्सेज मिलते चले गए, हर तरफ से ज्ञान बटोर कर फिर उसको मैंने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में डालने की कोशिश की. गलतियाँ हुई, उन गलतियों को सुधारा, और फिर उसके बाद जो भी है आज आपके सामने. वाह, वाह, अच्छा। तो इसी बात पे कोई शेर हो जाए कि जो आपका है शेर या कोई गज़ल. मुझे वो याद आ रही है आपकी एक, मैंने आई थिंक इंस्टाग्राम वगैरह पे देखी थी. आई थिंक आप you're वेरी एक्टिव देयर, सॉरी, you're वेरी एक्टिव देयर. तो मैंने वहाँ पे एक आपकी देखी थी कि इस दौरे मुफलिसी में हमने इलाज देखा. जी जी. तो मुझे बड़ा मज़ेदार गज़ल लगती थी. जी, मैं उस गज़ल से चंद अशार पढ़ देता हूँ. जी. इस दौरे मुफलिसी का हमने इलाज देखा, इस दौरे मुफलिसी का हमने इलाज देखा, सारे सुखनवरों को आशिक मिजाज देखा, वाह, क्या बात है. सारे सुखनवरों को आशिक मिजाज देखा. महताब देखता था मैं घर की खिड़कियों से, महताब ने पलटकर फिर मुझको आज देखा. क्या बात है. वाह. महताब देखता था मैं घर की खिड़कियों से, महताब ने पलटकर फिर मुझको आज देखा, मुझको आज देखा. सच की डगर पे जब भी रखे कदम किसी ने, सच की डगर पे जब भी रखे कदम किसी ने, पहले तो देखी गुर्बत फिर तख्त व ताज देखा. वाह, क्या बात है. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. बहुत शुक्रिया. सच की डगर पे जब भी रखे कदम किसी ने, पहले तो देखी गुर्बत फिर तख्त व ताज देखा. और आखिरी शेर है इसका कि
आज आखिरी दफा था पानी से पेट भरना। क्या बात है, बस। आज आखिरी दफा था पानी से पेट भरना, बच्चों ने आज जाके घर में अनाज देखा। क्या बात है। वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 बहुत वाह। अच्छा। बच्चों ने आज जाके घर में अनाज। बहुत शुक्रिया। जब हम बात कर रहे थे कि सारे सुखनवरों को आशिक मिजाज देखा, तो आप अपनी वो क्लासिकल जो वो कह रहे हैं कि जो मैंने पोएट्स को पढ़ा तो वो आशिक मिजाज थे सारे ही। तो वही है ना, वो उनकी जो एजुकेशन, वो जो कह रहे थे कि पीछे मैंने पढ़ना शुरू किया उन्हें वगैरह, तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई रिमेंबर्ड दिस वन। जब आपने बात की ना उसकी, तो मुझे एकदम याद आया कि यार उन्होंने लिखा था एक मिसरा, मुझे याद आ रहा। बट मेरी भी थोड़ी ना, आई थिंक सुनने से मुझे ज़्यादा याद रहता है पढ़ने की बजाय। तो कुछ सुना हुआ है ना इंस्टाग्राम पे, एकदम ध्यान आया कि अच्छा यार वो मैंने सुना हुआ है, ये बात कहीं हुई है पहले। तो ओके, तो आपका ये एक आपने प्लीज़ उसके स्कूल के बारे में ही बात कीजिए कि व्हाट्स योर पर्पस देयर, व्हाट्स योर गोल देयर, कि आप जो एक आर्ट की जो ऑथेंटिसिटी है, जो शायरी की एक ऑथेंटिसिटी है, कि आप उसको प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ नया, जैसे अब हम रैप म्यूज़िक सुनते हैं, देन हाउ हाउ डज दैट फिट इनटू पोइट्री, राइट? जी जी। इसमें दो सवाल है। सबसे पहले हम रैप म्यूजिक की रिलेटिविटी कहाँ है पोइट्री से, उस पर बात करते हैं। कुछ कुछ चीजें कॉमन हैं रैप में और पोइट्री में, किसी भी तरह की उर्दू पोइट्री में, चाहे वो नज्म हो, गजल हो, कसीदा हो। वो सिमिलैरिटी स्टार्ट और एंड होती है रिदम वाले पार्ट से, जो ताल है। रैप के अंदर एक स्पेसिफिक बीट के ऊपर वर्ड्स फ्लो करते हैं। लेट्स से कि रैप में जो बीट है वो 110 बीपीएम पे चल रही है, राइट? सो इट्स लाइक, या तो ये एक स्पेसिफिक बीट चलती रहेगी। ये 109 नहीं हो सकती, ये 111 नहीं हो सकती। तो एक स्पेसिफिक बीट के ऊपर वहां वर्ड्स फ्लो करते हैं। गजल के अंदर जो ताल है, जो मीटर है, जो रिदम है, वो शब्दों की ताल है। तो यहाँ जो ताल है वो भी कहीं ना कहीं उससे रिलेट करती है। वो टाइम सिग्नेचर की ताल है, चाहे वो रैप हो या इवन म्यूजिक में भी, सिंगिंग में भी। एक स्पेसिफिक बीपीएम के ऊपर, एक टाइम सिग्नेचर के ऊपर गाना चलता है। और ऐसा कहा जाता है स्पेशली सिंगिंग लाइन में कि बेसुरा तो चल जाता है लेकिन बेताला नहीं चलता है। तो अगर आपके सुर नहीं लग रहे हैं, यू कैन इम्प्रूव दैम धीरे धीरे रियाज करके। बट अगर आप ताल को नहीं समझ पा रहे हैं, आप एक स्पेसिफिक बीट के ऊपर नहीं रह पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज आप उससे डिविएट हो जाते हैं म्यूजिक से। और रैप के अंदर ये चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रैप में सुर का इतना योगदान नहीं है, जी। सब कुछ ताल के ऊपर है। तो हाँ, रिलेट बहुत ज्यादा करता है रैप। शब्दों के अगर हम ताल की बात करें तो बहुत लिमिटेड सा कोइंसाइड करता है रैप पोइट्री से। कुछ कुछ रैप ऐसे हैं, जैसे कुछ उर्दू रैप्स हैं। एक मुझे याद आती हैं कुछ कुछ लाइंस। एक सॉन्ग है काम भारी का। मुझे पूरे लिरिक्स तो याद नहीं है, कुछ ऐसे स्टार्ट होता है वो, ना देखा किसी ने किसी को यहाँ पर, एंड समथिंग समथिंग। तो अगर हम इसकी सिर्फ इसी लाइन की बात करें, तो ये एक हो सकता है कि जो रैपर है उसने कोशिश ना की हो, बट ये कोइंसिडेंटली, क्योंकि बीट पे एक स्पेसिफिक तरह से उसने वर्ड्स को अरेंज किया है, तो ये एक बहर के अंदर आ रहा है, जिस बहर को हम बहर मुतकारिब कहते हैं। और इसके अरकान होते हैं फ़ईलुन फ़ईलुन, यानी ये कुछ इस तरह से फ्लो करती है, ला 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 ला। तो ये उसी फ्लो में आ रहा है रैप कोइंसिडेंटली, ला 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 ये ला। म्यूजिक की टेक्निकलिटी की आप बात कर रहे हैं अभी? राइट राइट राइट। तो ये कहीं ना कहीं इस तरह से कुछ कुछ रैप्स के अंदर वो कोइंसाइड कर जाते हैं, वो मिल जाते हैं। ये सिमिलैरिटी है उसके अंदर पोइट्री से। बट यहाँ पर ही इनकी जो सिमिलैरिटी है वो एंड होती है। गजल के अंदर शेर के अंदर, शेर जो कि गजल का एक सिंगल यूनिट है, इसमें बहर का होना बहुत जरूरी है काफिया रदीफ के साथ। और भी एलिमेंट्स हैं जो मिलकर एक गजल को बनाते हैं, बट ये तीन बेसिक एलिमेंट्स हैं। जी। बहर का काफी रदीफ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी जी बिल्कुल। काफिया तो नाम या फिर तीनों चीजों को मैं एक एक करके जी, थोड़ा बताता हूँ। एक्सप्लेन रदीफ, कर दें जी। I'll try to explain it like जैसे माइकल स्कॉट कहते हैं ना, explain it to me like I'm five. या या बिल्कुल। we'll have to go back then, explain it to me like I'm four. या किसी this- 5 और 4 ही है यहाँ पे। Yeah. मैं अपनी बात कर रहा हूँ, क्षितिज को फिर भी आ जाती है समझ। तो I'll try to explain it as simply as I can. Please. रदीफ
बेसिकली वो वर्ड्स होते हैं जो एज इट इज रिपीट करते हैं किसी भी शेर के अंदर, डिपेंडिंग वो शेर मतला है या फिर पहला शेर है गजल का या फिर उसके बाद वाले शेर हैं। तो गजल के अंदर जो राइमिंग स्कीम चलती है, जैसे इंग्लिश में सोनेट्स होती हैं, शेक्सपियरन सोनेट्स होती हैं और अलग तरह की सोनेट्स होती हैं, उनकी राइमिंग स्कीम होती है ए बी बी सी सी। उसी तरह से गजल की जो राइमिंग स्कीम होती है वो इस तरह काम करती है, ए बी ए सी ए डी ए एंड सो ऑन। तो जो गजल का पहला शेर होता है उसके अंदर दोनों लाइंस में काफिया और रदीफ आता है, और उसके बाद वाले जो शेर होते हैं उसमें एक लाइन को छोड़कर नेक्स्ट लाइन में काफिया और रदीफ आता है। रदीफ वो वर्ड्स हैं जो एज इट इज रिपीट होते हैं, जैसे आपने मेरी गजल जो सबसे शुरुआत में पढ़ी थी, जो मैं नहीं मेरे जैसा बहुत जरूरी है, जी। चरागे एक तो होना बहुत जरूरी है। हम्म। तो ये जो शेर है ये गजल का पहला शेर है। इसकी दोनों लाइंस में काफिया रदीफ आता है, यहाँ रदीफ है, जरूरी है, ये दोनों वर्ड्स रदीफ का पार्ट है। रदीफ एक वर्ड का भी हो सकता है, मल्टीपल वर्ड्स का भी हो सकता है। एज इट इज जो चीजें आती हैं वो रदीफ कहलाती हैं। रदीफ के जस्ट पहले वाला जो वर्ड होता है, जो कि राइमिंग तुकांत वर्ड होता है, जिससे तुकबंदी क्रिएट होती है, एक राइमिंग स्कीम क्रिएट होती है, उसको हम काफिया कहते हैं। तो यहाँ जैसा काफिया है, होना काफिया है, और इनमें जो सिमिलैरिटी है, जो आवाज कॉमन है, वो आ की आवाज है। तो फिर दैट बीइंग सेड द रदीफ विल बी बहुत ज़रूरी है। या मैं खुद ही भूल गया था पढ़ते वी हुए। आर गुड तो स्टूडेंट्स। वी आर यू पेइंग आर अटेंशन। डेफिनेटली। तो Wonderful. जैसा बहुत जरूरी है और हम्म। होना बहुत जरूरी है। यहाँ जैसा काफिया है, होना काफिया है, और उसके बाद के जो वर्ड्स हैं बहुत जरूरी है, वो रदीफ हैं। वाह। तो रदीफ वो वर्ड्स, एक वर्ड या वर्ड्स का समूह जो कि एज इट इज रिपीट होते हैं सभी अशार के अंदर, वो रदीफ कहलाते हैं। उससे पहले वाला राइमिंग वर्ड काफिया कहलाता है। रदीफ में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि जैसे रदीफ बहुत जरूरी है, तो वो बहुत जरूरी हैं भी नहीं हो सकता। फिर वो रदीफ नहीं रहेगा। और रदीफ या तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो कई बार नए शायर कर देते हैं। वो एक बिंदी लगाकर, अनुनासिक लगाकर उसको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं कि ये बहुत ही माइनर सा फर्क है तो ये आ सकता है, पर ऐसा नहीं हो सकता। रदीफ को निभाया जाना भी बहुत जरूरी है। तो जैसे यहाँ रदीफ बहुत जरूरी है, तो ये सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज हो सकता है, अच्छा। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज नहीं हो सकता। तो ये सब ग्रामर वाले पार्ट भी हैं। उसके बाद अगेन बहर, जो कि लास्ट पार्ट है। बहर एक मीटर होता है, बट नॉट एज सिंपल एज डैट। कई लोगों को जिन्हें बहर के बारे में नहीं पता है, इल्म नहीं है, उन्हें शुरुआती दिनों में लगता है कि अगर हमने दो लाइंस को एज इट इज एक ही साइज का लिख दिया, लेट्स से कि एक लाइन हमने लिखी है वो 3.5 इंच की आ रही है और दूसरी भी उतनी ही आ गई, तो डैट मीन्स कि ये बहर में है। ऐसा नहीं है। बहर एक स्पेसिफिक शब्दों का समूह होता है जिसमें हर एक शब्द का एक वजन होता है, एक मात्रा भार होता है, जिसको हम 1 या 2 में डिनोट करते हैं। और उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है। लेट्स से जैसे अभी मैं रैप के थ्रू एग्जांपल दे रहा था, 122 122 122 122। दैट मीन्स कि वो बहर का एक स्पेसिफिक फॉर्मूला है जिसमें कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। हम किसी भी 122 को 212 नहीं कर सकते या 221 नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत स्ट्रिक्ट मीटर है जो बहर है। ये तीनों चीजें मिलाकर शेर बनाती हैं, गजल बनाती हैं। क्वालिफाई करने के लिए किसी भी शेर गजल का ये तीनों चीजें बहुत जरूरी अच्छा, बहर में मैंने ये सुना है कि बहरों को रटा नहीं जाता, बहरों को साधा जाता है। राइट, कि जैसे एक एक एग्जांपल मैं इसमें दूंगा। जैसे आपने 1 to 2 की बात की, जैसे उसमें है कि, तो उसमें मुझे उसकी जो एक साधना, जैसे मैंने साधा हुआ, जैसे मैंने सीखा हुआ है, तो उसमें था कि है। हम ही से लड़ाई, हम ही से मोहब्बत। राइट, सो इट्स वन टू हम्म, वन टू टू वन टू टू वन 3 times, राइट। करेक्ट, 4 तो हम टाइम्स। ही से लड़ाई, हम ही हम ही से से लड़ाई, मोहब्बत। हम ही से मोहब्बत। मोहब्बत, या तो वो हो गया ना कि एक वो साध लिया आपने कि हम ही राइट। से लड़ाई, हम ही ये से सिलेबल्स मोहब्बत। होते हैं क्या? ये एसेंशली, या आई मीन यू कैन या से दैट। समाओ, समाओ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हम जो वर्ड्स हैं उनको सिलेबस के थ्रू हम उसमें तोड़ते हैं। और जैसे लड़ाई वर्ड है तो उसको हम अलग अलग सिलेबल्स में तोड़ेंगे जितने, तो ये 3 टुकड़ों में टूटेगा, ल, ड़ा और ई। अच्छा तो अच्छा। इसमें जो सबसे पहला साउंड है वो छोटा साउंड है, इसलिए वो 1 पर आएगा। हम्म। बाकी के जो 2 साउंड्स हैं वो बड़े साउंड्स हैं, उनके साथ करेक्ट। बड़ा स्वर जुड़ा हुआ है।
तो इसलिए वो 2 पर आएंगे। ये तो ये बड़ा छोटा कैसे है कि मतलब बड़ा बड़ी साउंड हो गई ना। बट लाइक व्हाट आर यू सेइंग इज बड़ा छोटा लाइक हम्म, क्या हम्म, कि मतलब क्या है ये मतलब समझ तो लाइक एब्स्ट्रैक्टली थोड़ा समझ आ रहा है बट डिफाइन कर सकते हैं? मैं समझाता हूँ। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करें तो एक लघु स्वर होता है, एक दीर्घ स्वर होता है, यानी एक छोटा स्वर होता है और एक बड़ा स्वर होता है। जैसे हिंदी की जो अल्फाबेट होती है, जो वर्णमाला होती है, उसमें आ, ई, उ, ऐसे करके स्वर आते हैं, ए, ओ, ओ। तो जब छोटी आवाज लगती है, यानी छोटी ई की आवाज होती है, तो वो 1 पर काउंट होता है। और जब बड़ी ई की आवाज होती है, जैसे ईद के अंदर बड़ी ई की आवाज है, तो वो 2 पर काउंट होता है। तो सही। हम वर्ड्स को उनका एक वेट डेजिग्नेट करते हैं बेसिकली, ठीक है। एक एक साउंड को। तो वर्ड्स जिस तरह से प्रोनाउंस होते हैं, एकदम सिंपल एक एग्जांपल देके मैं समझा देता हूँ। आई थिंक सुनने वालों को भी बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, इवन इफ यू हैव नो बैकग्राउंड इन गजल गोई। जी। जैसे एक वर्ड है राजा। तो राजा वर्ड को अगर हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये 2 टुकड़ों में टूटेगा, रा एंड जा। इसके 2 पीसेस होंगे, 2 सिलेबल्स में ही बदलेगा। रा के अंदर बड़े आ की आवाज है, यानी बड़ा स्वर है, जिसको हम दीर्घ स्वर कहते हैं, तो इसका वेट 2 हो जाएगा। सही। उसके बाद जो जा है, उसमें भी बड़े आ की आवाज है, तो इसका वेट भी 2 हो जाएगा। तो रा का वेट 2 हो जाएगा, जा का वेट 2 हो जाएगा, यानी इनका कंबाइंड वेट इस वर्ड का हो जाएगा 2 2। सही। इसी तरीके से हम वर्ड्स को डिफाइन करते हैं। जैसे कभी वर्ड है, उसमें एक छोटी आवाज है क और एक बड़ी आवाज है भी। तो ठीक है। कभी यानी 1 2। सही। इसी या तरह से हम मेजर करते तो हैं। अगले इंटरव्यू तक तुम्हारे पास एक गजल लिखी होनी चाहिए, एटलीस्ट एक शेर तो लिखा ही होना हाँ, चाहिए। डेफिनेटली। मैं तो अब सुन ही नहीं बहन रहा में हूँ, आप लोग बोल क्या रहे हो, मैं तो 1 2 1 2 कर रहा हूँ बस। ये इज बोल लाइक के 1 2 3 1 2 3 3 नहीं, ये बहुत अच्छा है, लाइक ये आई मीन आई आसान तरीका है हाँ, समझने का बहुत उसे। बहुत या अच्छा, बहुत थैंक यू फॉर दैट। या या थैंक यू फॉर ब्रेकिंग इट डाउन। तो लाइक इसी पे मैं एक आई मीन ख़त्म करने से पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ इसमें कि so let's just say if someone wants to start writing, like Burair wants to start writing and everything, like what are the resources, what are the what's most important there, like what should he focus on, the ideas, the passion, vocabulary, technicalities, rhyming, like or all of it together, या like अच्छा। क्योंकि that can be हाँ overwhelming, right? हाँ, और मैं इसी सवाल में एक चीज़ ऐड करता हूँ कि जैसे अगर मुझ जैसा कोई लिखना चाहता है, तो जैसे हम जब इंग्लिश सीखने जाते हैं, राइट, तो हम पहले क्या सीखते हैं, हम पहले सेंटेंस बनाना नहीं सीखते, पहले हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, राइट, लाइक राइट। फाउंडेशन क्या है ये इसको स्टार्ट करने की, लाइक प्रोग्रेशन क्या है? हम्म, मैं बताता हूँ। मुझे बुरैर की बात बहुत अच्छी लगी। हम जब भी कोई नई लैंग्वेज सीखते हैं तो सबसे पहले उसके अल्फ़ाबेट्स, लेट्स से हम फ्रेंच सीख रहे हैं या स्पेनिश सीख रहे हैं, कोई भी नई लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसके अल्फ़ाबेट सीखेंगे। उसके बाद में हम वर्ड्स को किस तरह अरेंज करते हैं सेंटेंस में, वो सीखेंगे। तो गज़ल गोई में भी बिल्कुल ऐसा ही है। गज़ल राइटिंग में भी सबसे पहले हमें जो इसका अल्फ़ाबेट होता है वो यही है, जो अभी मैंने एकदम शॉर्ट में थोड़ा-सा आपको बताया। वर्ड्स का वज़न, यानी वर्ड्स का वेटेज डिसाइड करना, जिसे हिंदी में मात्रा भार भी कहते हैं। तो जब हम अलग-अलग वर्ड्स का वेटेज डिसाइड करना समझ जाते हैं, राजा का वज़न क्या है, कभी, शहर, रास्ता, अलग-अलग वज़न वर्ड्स का क्या है, वो जब हम समझना शुरू कर देते हैं, इसके पीछे एक साइंस होता है, वो समझ में आ जाए, तो हम किसी भी वर्ड का वज़न पता कर सकते हैं। सबसे पहले वो सीखना ज़रूरी है। उसके बाद काफ़िया और रदीफ़ के जो बेसिक्स हैं, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर उसके आगे की टेक्निकलिटीज़, जो कि ग़ज़ल गोई के अरूज़ के अंदर आती है, यानी उर्दू प्रोसेडी की जो टेक्निकलिटीज़ हैं, उनको समझना ज़रूरी है। अब जैसा कि क्षितिज ने कहा कि क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी नए राइटर को, जो कि उर्दू शायरी में जाना चाहता है, समझने के लिए, सिर्फ़ टेक्निकलिटीज़ या फिर मौज़ू या फिर वोकैब्युलरी? मुझे लगता है कि 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। वोकैब्युलरी भी नो डाउट बहुत इम्पोर्टेंट है, बट सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है टेक्निकलिटीज़ की, यानी ग्रामर की, गज़ल का जो ग्रामर है उसकी नॉलेज लेना। क्योंकि गज़ल आज कितने सालों से, मतलब सैकड़ों सालों से चलती आ रही है, उसके पीछे कई सारे ऐसे उर्दू शायरी की सिमत में ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो अब उतनी नहीं बोली जाती हैं, जैसे कसीदा, मसनवी, मरसिया। ये सभी चीज़ें आज भी लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, पर उतना ज़्यादा नहीं जितनी गज़ल कही जाती है। उसके पीछे रीज़न यही है कि गज़ल बंदिशों में बंधी हुई।
सिन्फ है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल सेट्स हैं, और यही इसकी खूबसूरती है। इसी वजह से इसके अंदर फ्रीडम भी है, अलग अलग थॉट्स को एक्सप्रेस करने की। गज़ल ही इकलौती ऐसी सिन्फ है जिसमें अलग अलग आप सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हैं। एक ही गज़ल के अंदर अलग अलग शेर, अलग अलग टॉपिक्स बोल सकते हैं। तो इसकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं उनको समझना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम इल्म अरूज कहते हैं। और उसके बाद जो मौजू होता है, आपके जो थॉट्स हैं, वो मोस्टली आपके दिल से आते हैं। वो जी आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं उनसे आते हैं। कहीं ना कहीं अगर जैसे मेरा एक शेर था कि अ, मैंने दफनाए वालिदैन अपने, मैंने दफनाए वालिदैन अपने, मुझसे पूछो कि हौसला क्या है, वाह। मुझसे पूछो कि हौसला क्या है। तो ये कहीं ना कहीं मेरी लाइफ के एक्सपीरियंसेस से निकली हुई पोइट्री है। अगर कोई दूसरा इसे लिखने की कोशिश करेगा जिसके साथ ये सिनेरियोज नहीं घटे हैं, तो शायद उतनी सच्चाई निकल कर ना आ पाए। या फिर मैं कोई ऐसा शेर कहने की कोशिश करूं जो मेरे साथ कहीं नहीं हुआ है, मैंने वो जिंदगी नहीं जी है, जी तो उसमें वो सच्चाई नहीं आ पाएगी। तो आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, इधर गुड और बैड, वो शेप करते हैं जो आपका कोर है पोइट्री का। जो जी थॉट्स हैं, जो इमोशंस हैं उनके पीछे, वो आप अपनी जिंदगी में जीते हैं और वो आप निकाल कर कागज पर रखते हैं। उनको किस तरह से लिखना और पढ़ना है, वो टेक्निकलिटी सीखना बहुत जरूरी है। 50-50% रोल आई थिंक इन दोनों चीजों का है, मानी सर, का और ग्रामर का। तो जी आप इन इन वन वे आप ये कह रहे हैं कि हर कोई लिख सकता है शायरी, अगर टेक्निकलिटी सीखे, और टेक्निकलिटी सीखे और अपने एक्सपीरियंसेस तो होते ही हैं। तो अच्छे बुरे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बस बात कर रहा हूँ कि शायरी जो है वो एक एक्सेसिबल चीज़ है, अगर आप सीखें तो आप लिख सकते हैं। डेफिनेटली, डेफिनेटली। और शायरी एक्सेसिबल चीज तो है ही। कई लोगों का, कई शायरों के, मतलब मैं थोड़ा सा डीप जा रहा हूँ इसमें, बट कई लोगों के जिंदा रहने की एक वजह है उनके पास। ऐसे कई शायर, बहुत उम्दा उम्दा शायर मेरे आसपास मौजूद हैं, मैं उनसे मिला हूँ। उनकी जिंदगी में अ, शायरी एक सुकून लेकर आती है जो कि कहीं ना कहीं मिसिंग था जब तक उन्होंने वो शुरुआत नहीं की थी। तो ये आपका उस पॉइंट पर भी साथ देती है जब और कोई आसपास नहीं होता है। चाहे आप किसी भी ऐसे शायर का जिसको आज लोग कहीं ना कहीं ग्लैमराइज करते हैं, बट उसकी जिंदगी को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश नहीं करते, जैसे जॉन एलिया साहब। तो इंसान के पास एक वक्त पे आके सिर्फ शायरी में ही ऐसा नहीं होता। आई आई थिंक कि और आर्ट फॉर्म्स में भी ऐसा होता होगा। जी जो लोग सिंगर होते हैं या रैपर होते हैं, मोस्टली वो भी अपनी जिंदगी के तजुर्बे ही लिखते हैं। लेकिन शायरी में ऐसा है कि एक तो ये आपको कहीं ना कहीं जिस वक्त पे आप बहुत अकेले होते हैं या कोई एक इंसान आपके पास नहीं होता है, तो आप उस पॉइंट पर भी आप खुद से कहीं ना कहीं बात कर सकते हैं शायरी के थ्रू। और फिर वो दुनिया तक पहुंचती है, दुनिया उसको दाद देती है, उन्हें लगता है कि अरे मैं भी इससे रिलेट कर सकता हूँ, ये तो बात बहुत रिलेटेबल है। पर वो कहीं ना कहीं निकल के आपकी दिल की गहराइयों से आती है। और कोई भी इंसान शायरी सीख सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी लाइफ में बहुत मेजर एक्सपीरियंसेस आए हैं, या जैसे कई लोग कहते हैं कि शायरी के लिए दिल टूटना बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत क्लीशे सी लाइन है। लोग कहते हैं कि कहीं ना कहीं दिल जला होना या बहुत बुरी तरह से धोखा खाना जिंदगी में बहुत ज़रूरी है। मोहब्बत एक ना एक बार आपकी नाकाम होना बहुत ज़रूरी है। शायरी के लिए ऐसा कुछ नहीं है। हम्म। जिंदगी में बहुत सारे गम हैं मोहब्बत के, तो या वो कहीं से भी निकल कर आ सकती है। हाँ, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस मैटर करता है। फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है ये एक, और बहुत डीप फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है। जी या मुझे एक्चुअली आप जॉन एलिया की बात करें तो मुझे दो तीन उनके शेर याद आए, बट इसमें एक यही था कि एक ही तो हादसा है ज़िंदगी में कि बात नहीं कही गई, बात नहीं सुनी गई। राइट, तो वो एक्सप्रेशन जो शायरी आपको प्रोवाइड करती है, जो एक शायर को, एक इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के तौर पर एक आपको एक्सप्रेशन जो देती है, फॉर्म ऑफ उससे फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, तो उससे एक सुकून बहुत मिलता है। और या दिल का टूटना ज़रूरी नहीं है, बट समवेयर यू हैव टू हैव समथिंग दैट ट्रिगर्स यू, राइट, or एंड you एंड feel strongly about, right? Like it could be something you feel या strongly about, like trigger भी जो है, या you want to express it, yeah, you want to express it, because वो और किसी को देना दे, आपके दिल को तसल्ली दे देता है, हाँ राइट। हाँ। डेफिनेटली। और
आप ये देखें कि जॉन एलिया साहब जैसे शख्स को जिसको दुनिया इतनी मोहब्बत करती थी, आज तो और भी ज़्यादा मोहब्बत करती है, जी पर उस जी वक़्त पे भी करती थी जब वो हयात थे। उनको भी अगर ये लाइन कहनी पड़ रही है, ये मिसरा कहना पड़ रहा है कि मुझे नहीं समझ पा रहे हैं लोग, नहीं जी पहुँच पा रहे हैं मुझ तक, तो इससे आप समझ सकते हैं कि एक शायर अंदर से खुद को कितना अकेला महसूस करता है एक वक़्त पे। भले ही उसका लिखा हुआ लोगों तक पहुँच रहा है, जी पर जी वो अंदर क्या सोच रहा है, वो लोगों तक कहीं न कहीं नहीं पहुँच पा रहा। और एक चीज़ को मैं और इसमें जी हल्का-सा प्लीज आगे एक्सटेंड करना चाहूँगा। जैसा आपने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक इंसान के साथ कुछ ना कुछ ऐसा बुरा एक्सपीरियंस रहा हो या समथिंग समथिंग। ये चीज़ मैंने एकदम प्रैक्टिकली अपने स्टूडेंट्स के थ्रू ही देखी है। कई जगह मुझे ऐसा लगता था कि जब मैंने कोई तकरीबन 2 साल पहले इक़्तिबास की नींव रखी थी, जब मैंने स्टार्टिंग एकदम अ, ऑफ़िशियली जब मैंने इक़्तिबास के थ्रू सिखाना शुरू किया था, मेरे पास स्टूडेंट्स आए थे, मुझे बहुत खुशी होती थी। यकीन मानिए मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब मेरे किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी शागिर्द का शेर लोगों को पसंद आता है, मुझे आके बताता है कि अमान भाई मैंने ये यहाँ पर पढ़ा, ये लोगों को अच्छा लगा। तो मुझे उतनी खुशी अपना खुद का कोई शेर कोई पढ़ रहा है या कोट कर रहा है तो नहीं होती है, जितना वहाँ होती है। और कुछ उनमें से स्टूडेंट्स ऐसे थे जो एकदम स्पेसिफिक, एकदम अलग जॉनर के अंदर पोएट्री कर रहे हैं। जैसे एक मेरे एक स्टूडेंट हैं, वो पंजाब में रहते हैं और वो बहुत वहाँ के एक रिलीजियस सेक्ट से संबंध हम्म रखते हैं। तो उनकी बहुत बड़ी-बड़ी, मतलब इवन वहाँ पे लाखों लोग होते हैं और उनके जो वो धर्म गुरु होते हैं एंड लाइक काइंड ऑफ वैसा वाला माहौल होता है और वो अम, पूरी तरीके से रिलीजियस और डिवोशनल सूफ़ी जी काइंड जी ऑफ ग़ज़लें कहते सूफ हैं। ओके तो उसके अंदर प्यार मोहब्बत से और लेट्स से पॉलिटिकल एंगल से जी जी रिलेटेड चीज़ें नहीं होती हैं। वो एकदम अलग जॉनर में जा रही है, अलग बस कैफ़ियत खुदा में की जा बात रही हो है। रही है या हाँ, कोई इंसान जिसने कुछ देखा है, कोई फीमेल हैं जिनको घर पे हमेशा दबाया गया है या उनको वो फ्रीडम नहीं मिली है अपने करियर को चुनने की, या फिर अपने करियर के अलावा किसी भी तरह की उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, पढ़ाई कंप्लीट करने की उनको नहीं मिल पाई सहूलियत, आज़ादी नहीं मिल पाई, तो वो उस चीज़ के ऊपर शेर कहती हैं। तो हर एक इंसान का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो उसी को आई थिंक डालता है शेर। Interesting. Yeah, I would love to read some of your students as well. Follow them on Instagram Yeah. or something, you know, and Yeah. understand कि एक गुरु से तो हमने सीखा ही है, शागिर्द क्या सीख रहे हैं वो भी देखते हैं हाँ ना. ये भी Yeah, that right. that that that's a That good can be something क्योंकि वो अपनी एक रिफ्लेक्शन गुरु छोड़ जाता है ना उनमें. तो हम एज एन आउटसाइडर मे बी वी कैन लुक एट इट एंड जस्ट लाइक अच्छा ये लग रहा है ये अमान भाई ने सिखाया उधर. yeah So maybe we can check that out. yeah. But I Aman bhai, think where can people find you online? You can find my profile on Instagram. It goes by Aman Poet, so AMAAN and Poet without any hyphen or dot. एंड मेरा मेरे बायो में ही अमान पोइट के बायो में इक़्तिबास जो कि मेरा गज़ल स्कूल है, उसका भी लिंक है और ठीक इक़्तिबास गज़ल क्लासेस नाम से वो प्रोफाइल है। ठीक है तो अगर कोई सीखना चाह रहा है तो आपके इंस्टाग्राम पे जाके आपकी लिंक इन बायो जो है उसको क्लिक करके या आपको मैसेज भी कर सकते होंगे जी हाँ, डेफिनेटली जस्ट एनीवन कैन ड्रॉप मी अ मैसेज। आई well, that's how we found him. yeah no that's perfect I think we should spend some more time with Aman bhai and get some of his more work in future episodes and Yeah, I if think he's we can open dive to into it. his work Yeah. a little bit. Please, yeah, like if you're available for future interviews as well, we would love to have you here and understand more about poetry. I'm sure our viewers want to know as well how to write and reach out to you as well and learn more about poetry. डेफिनेटली आई लव टू बी हियर। मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ जुड़ के और आई वुड लव टू बी पार्ट ऑफ एनी फ्यूचर एपिसोड्स एज़ वेल। All right. Thank you, Manvai. Thank you so much for this interview. We really appreciate it and we really enjoyed this episode. Thank you. Thank you Aman bhai. Pleasure is all mine. Thank you so Right. much, guys. Have a good one. Thank you. Love to be here. Bye. Take care. Bye.